हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड 2021 के लिए पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। जो मॉक टेस्ट नंबर 1 है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो में ऊपर लिंक आ रहा है, ज़रूर चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर ले शिक्षा फॉर नौकरी को, क्योंकि इस वीडियो का PDF और वेरियस अदर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे यूटेट प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम लोगों ने काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं, तो ज़रूर एक बार जाकर चेक करो, बहुत हेल्प मिलेगी। यूटेट उत्तराखंड 2021 एग्जाम क्रैक करने के लिए काफ़ी मॉक टेस्ट मैंने डिस्कस कर रखे हैं, तो एक बार ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट चेक करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम लोग यूटेट पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट नंबर डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन डाले, हेल्प करेंगे आप लोगों को। देखो, जहाँ से ज़्यादा आने की चांसेस हैं, जिन टॉपिक से मैं केवल वही इंक्लूड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। तो देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन से 100% आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आप पेपर देख लेना, बहुत जल्दी होने वाला है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसको समझ लेते हैं। आंसर देखते हैं इसका क्या होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मीन क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए बोलता है मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस आउटसाइड द स्कूल। स्कूल गतिविधि के बाहर व्यक्तिगत मतभेदों का पूरा करना। मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जनरल क्लासरूम। सामान्य कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना। मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्पेशल क्लासरूम। एक विशेष कक्षा में व्यक्तिगत भेदभावों को पूरा करना। या फिर मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस एट होम, घर पर व्यक्तिगत भेदभावों को पूरा करना। तो देखो, पढ़ाई की बात आ रही है यहाँ पर, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो पहले तो हमें स्कूल्स में बात करनी है, घर में तो हम बात कर ही नहीं रहे, तो ये ऑप्शन डी तो वैसे ही हट गया। बात करते हैं ऊपर के 3 ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्कूल गतिविधि के बाहर व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना। इंडिविजुअल डिस्टेंस आउटसाइड द स्कूल एक्टिविटी। भाई ये भी देखो, स्कूल परिसर से बाहर चला गया ये ऑप्शन भी। तो एजुकेशन कहाँ हो रही है, स्कूल्स में हो रही है ना। जो एक्टिविटी है, देखो हम बाहर नहीं लेके जा रहे हैं अभी, क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हटा दो। मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन जनरल क्लासरूम, ऑप्शन बी बोलता है। और ऑप्शन सी बोलता है मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, एक विशेष कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना। विशेष कक्षा समझते हो, विशेष कक्षा का मतलब होता है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो विकलांग बालक होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए जो एजुकेशन दी जाती है उसको हम बोलते हैं स्पेशल क्लासरूम। उनके पढ़ाने के लिए अलग से एक क्लासरूम की व्यवस्था की जाती है, जिसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट हो गए, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड हो गए, जो दृष्टिबाधित हैं और जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए पढ़ाने की अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो भाई इंक्लूसिव एजुकेशन इस मामले में ऑप्शन नंबर सी को एक्सेप्ट नहीं करता। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, कि जो सामान्य कक्षा में व्यक्तिगत भेदभाव को पूरा करने वाला होता है। सामान्य कक्षा क्या होती है, जो जनरल क्लासरूम होती है, जिसमें सामान्य बच्चे, नॉर्मल छात्र भी बैठते हैं और स्पेशल छात्र भी होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट भी होते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, उनमें इम्पेयरमेंट हो, या फिर सोशल डिसएडवांटेज हो, या फिर पुअर्टी के आधार पर हो, या फिर सोसाइटी बैकग्राउंड के आधार पर पिछड़े हुए बच्चे हों। तो सभी को एक ही क्लासरूम में, एक ही छत के नीचे दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। सभी को समावेशी का मतलब होता है एक साथ इंक्लूड करना, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चे हों, पुअर बच्चे हों, बैकग्राउंड के आधार पर स्पेशल चिल्ड्रन, सभी को मिलाकर बात की जा रही है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ए चाइल्ड गेन नॉलेज ऑफ देयर बेसिक जेंडर आइडेंटिटी। विकास के किस चरण में एक बच्चा अपनी मूल लिंग पहचान का ज्ञान प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इन्फेंसी अवस्था। इन्फेंसी कौन सी अवस्था है भाई, बर्थ लेने के बाद 2 साल तक की बच्चे की जो अवस्था होती है, 2 ईयर्स तक की जो अवस्था होती है बर्थ लेने के टाइम से, तो वो शैशव अवस्था कहलाती है। अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम बचपन बोलते हैं। लेटर चाइल्डहुड यानी कि देर का बचपन बोल सकते हो, या लेटर चाइल्डहुड, बाद की बचपन की स्टेज जो आती है। एडोलसेंस, जिसको आप किशोरावस्था बोलते हैं, आंधी तूफान की अवस्था जिसको कहा जाता है। तो देखो, बेसिक जेंडर, बच्चा कब समझ पाता है जेंडर को, लिंग पहचान कौन सी एज में कर पाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्लियर चाइल्डहुड में बच्चा लिंग भेदभाव को समझना शुरू कर देता है, यानी कि गर्ल और बॉय जो जेंडर होता है उसको समझना शुरू कर देता है बच्चा। तो ये कौन सी एज होती है, ये होती है भैया 4 से 5 ईयर्स तक की जो एज ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं या चाइल्ड्स होते हैं, वो जेंडर आइडेंटिटी को समझना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द्वंद्व समास है। इन दिए गए ऑप्शन में द्वंद्व समास कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है लंबोदर, बी बोलता है अंधकूप, और सी बोलता है नर नारी, और डी बोलता है शरणागत। तो देखो, द्वंद्व समास पूछा गया। द्वंद्व समास को आप आराम से पहचान सकते हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो, द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं,
ध्यान रखना दोनों पद इसमें प्रधान रहते हैं, यानी कि इक्वल इंपॉर्टेंस रहती है दोनों पदों की, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पदों की। और इनको अगर हम समास विग्रह करें इसका, यानी कि इसको हम तोड़ के देखें, समास विग्रह करें तो क्या होता है, करने पर क्या होता है, या तो और या फिर या लगता है। भाई समास विग्रह करोगे आप इन शब्दों का जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, तो क्या होगा, या तो इनके बीच में और शब्द का इस्तेमाल होगा या फिर या का इस्तेमाल लगता है, तो समझ जाओ आप द्वंद्व समास है। तो लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत, तो राइट आंसर है भाई द्वंद्व समास है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। क्या लिखा है, नर नारी, या फिर नर और नारी भी कह सकते हैं इसको हम, नर और नारी समास विग्रह करने पर। जैसे दूसरा शब्द समझ लो, ठंडा और गर्म या गर्म, तो अगर इस तरीके का आपको वर्ड देखने के लिए मिला तो इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसको आप बोल सकते हैं ठंडा गर्म या ठंडा और गर्म, तो इस तरीके से समास विग्रह हो जाएगा इसका। और यहाँ पर कौन सा, दोनों पद प्रधान है इसमें, ठंडा भी और गर्म भी। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द्वंद्व समास हुआ नर नारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों से चुनिए। ठीक है, प्रत्यय बताना है आपको कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ओड़ा, बी अक्कड़, सी आक या फिर ऊ। घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय आपको समझना होगा कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्दों के बाद में प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं, अंत में जोड़कर। एक होता है जैसे घुमक्कड़ शब्द है, अब घुमक्कड़ शब्द में जो अक्कड़ शब्द है, अक्कड़ शब्द है वो क्या है, बाद में अंत में प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या हो गया भाई, ये प्रत्यय हो गया और इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे भाई प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आगे बात। तो बी इज द राइट आंसर, घुमक्कड़ के लिए प्रत्यय है अक्कड़, बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, पयोद का संधि विच्छेद होगा। जो पयोद शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हिंदी से लिया गया क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। देखो हिंदी और इंग्लिश को भी हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इक्वल वेटेज की आती है, तो इनके क्वेश्चन को भी मैंने मॉक में डाल रहा हूँ, पेपर 1 में भी इंक्लूड कर रहा हूँ, पेपर 2 में भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो पयोद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पया विसर्ग लगेगा प्लस द, तो ये क्या होगा भाई, पयोद शब्द का संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, कैसे समझेंगे, अगर भाई विसर्गों के पहले ए आ जाए और बाद में ए आ जाए, समझो ये विसर्ग लगे हैं यहाँ पर, इससे पहले ए आ जाए या इसके बाद में ए आ जाए, ठीक है, या फिर तीसरा, ध्यान देना, वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ण हो। ठीक है, कौन कौन से वर्णों की बात की है मैंने, तीसरे की बात की है, चौथे की बात की है, पांचवें वर्ण की बात की है, तो भाई उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ओ हो जाता है, विसर्ग क्या हो जाते हैं, ओ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पयहा जमा द, तो किस में बन गया, ये विसर्ग हट गए, ये बन गया पयोद। ठीक है, ओ में कन्वर्ट हो गया क्योंकि विसर्गों के बाद में ए का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, या फिर ए का उच्चारण विसर्ग से पहले हो रहा है, या फिर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, तो यहाँ पर दा क्या है, तीसरा पद है, का खा गा दा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या आएगा यहाँ पर, ओ कन्वर्ट, विसर्ग हट के ओ बन जाएगा, तो ये हो गया आपका पयोद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6 देखिए, लेट सेलेक्ट करना है आपको, वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दिया है यहाँ पर, स्टेटमेंट है आपके सामने, लेट योर कंट्री बी सर्व्ड। ठीक है, इसका आपको एक्टिव या पैसिव वॉइस करना है, तो ऑप्शन पढ़िए, सर्व योर कंट्री, डू सर्विस योर कंट्री, और ऑप्शन सी बोलता है सर्विस शुड बी डन टू योर कंट्री, या लेट सर्विस या लेट सर्व योर कंट्री। तो क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं 6 पर, और 6 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ए इसका आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो पैसिव में दिया है, समझो इसको पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया है, तो इसको हम एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ पर वर्ब सर्व योर कंट्री। ठीक है, और एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर लगा लेट लगा होगा, या फिर कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा होगा, या फिर सजेशन दी जा रही होगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी,
प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी बी भी होगा, प्लस बी भी इंक्लूड होगा। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, ये पैसिव वॉइस के लिए होती है जो इस सेंटेंस में दी गई है, और इसका एक्टिव में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें केवल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन। आपको सही प्रोनाउन पहचानना है सेंटेंस में से। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद मी डैश, क्या आएगा यहाँ पर, हर, शी, ही या हाई या ही। तो क्या आएगा यहाँ पर, चूज करेक्ट प्रोनाउन आपको, इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आएगा, यहाँ हर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भाई देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन डाला है मैंने और बहुत ही बढ़िया और आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए 3 LCM ये यहाँ पर दिया है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, 3 नंबर दिए हैं उनका अनुपात दिया है 2:3:4 और उनका LCM लघुत्तम समापवर्तीय दिया है, एलसीएम लोवेस्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर दिया है 480 दिया है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान हो गया, लेट कर लो, 3 नंबर्स दिए हैं रेशियो में दिए हैं, लेट इनका रेशियो क्या हो गया 2x 3x और 4x। अब वहाँ पे देखना इनका एलसीएम कितना बताया जा रहा है 480। तो पहले तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, कितना हो गया 2 3 4, इसका एलसीएम हो गया भाई 12x हो गया, किसके बराबर होगा 480 के बराबर होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी निकल के आ रही है 4 निकल के आ रही है। तो ये क्या हो गया भैया HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, x इज इक्वल टू 40, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तीनों का पहले LCM निकाल लिया हमने, क्या आ गया भाई यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है 12 LCM आ गया, 2 3 4 का जो हमने LCM निकाला तो 12 आ गया, और ये किसके बराबर है LCM 480 के बराबर है, हमने इक्वेशन बना दी इसकी x इज इक्वल टू 40, तो एक आंसर हो गया हमारे पास 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास, द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का सचिव होता है, कौन सचिव होता है भाई ग्राम सभा का, ये देखते हैं। इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, सरपंच इलेक्ट करता है, सेलेक्ट करता है भाई ग्राम सभा का जो सदस्य सचिव होता है उसको सरपंच करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, या फिर भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा होगा, या फिर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो सेक्रेटरी बनाएंगे ग्राम सभा का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये सेक्रेटरी जो होते हैं ग्राम सभा के अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और हर एक ग्राम पंचायत जो होती है, कोई भी एक ग्राम पंचायत होती है तो वो उसको जो है सेक्रेटरी होता है भाई, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ ही है। और जो सेक्रेटरी होता है वो किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेलेक्ट होता है। तो इस चीज़ को आप मार्क डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 10 के साथ में, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फ्यूल, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का, कैडमियम का, ल्यूटेनियम का, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है सोडियम का। तो देखो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए जो तत्व इस्तेमाल होता है वो है हमारे पास यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है, आइसोटॉप है ये, आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम कहलाता है, और ये फ्यूल के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं इसको, यूरेनियम ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 हमारे सामने, विच अमंग द फॉलोइंग डिजास्टर इज कंसिडर एज द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, निम्नलिखित में से किस आपदा को विश्व का सबसे भीषण औद्योगिक आपदा माना जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार को, भोपाल गैस ट्रेजेडी को, हुरिकेन को, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये EVS से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, यानी कि EVS में आने की संभावना है, बात क्लियर होगी, EVS के पेपर में आने की संभावना, पार्ट में आने की संभावना रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मेथाइल आइसोसाइनेट जिसमें गैस लीक हुई थी, तो वो सबसे बड़ी भीषण औद्योगिक आपदा माना जाता है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें। और इसमें सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एयर पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा इसमें एयर पोल्यूशन हुआ था भाई, एयर पोल्यूशन ट्रेजेडी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसमें जो गैस लीक हुई थी वो थी मेथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से ये पूरा आपदा आई थी, इंडस्ट्री में हुआ था ये भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 आ गया हमारे पास, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अगेन बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भाई मैथ्स में हमें छोड़ने नहीं है, एक बार सभी क्वेश्चन पर नज़र मारनी है, जो आसान क्वेश्चन है उनको पहले उठाना है। 100 टाइम्स 100 मिलीलीटर्स आर मिलीलीटर्स इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। 100 टाइम्स 100 मिलीलीटर्स, 100 टाइम्स 100 मिलीलीटर्स कितने लीटर्स के बराबर होगा, तो 100 टाइम्स 100 ml,
देखो 100 ml को क्या बोला जा रहा है, 100 टाइम्स बोला जा रहा है, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो गया भाई, टोटल कितना आ गया, 10,000 10,000 मिलीलीटर आ गया। अब आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1,000 मिलीलीटर होते हैं। यहाँ हमारे पास कितने हैं, 10,000 मिलीलीटर हैं, तो भाई कितने लीटर हो गए भाई, सिंपल सी बात है, 100 लीटर बन गया ये। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर कितना 10,000 है, 1,000 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, तो 10,000 मिलीलीटर कितने के बराबर हो गया, सिंपल 10 लीटर के बराबर हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया, 1,000 मिलीलीटर और 10 लीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 100 टाइम्स, ये रहा 100 मिलीलीटर, लैंग्वेज को बस थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख दिया, 100 मिलीलीटर ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 100 टाइम्स से, तो कितना आ गया 10,000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1,000 ml, और 10 लीटर इज इक्वल टू 10,000 मिलीलीटर या ml, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो भाई ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट पेपर 1 यूटेट पेपर 1 के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम लोग पेपर 2 के लिए भी लगातार मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। भाई ये ज़रूर अटेंड करना, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।